नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? प्रकाश जी के ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय नहीं गंवाएंगे हम, मतलब समय हम बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि समय की कद्र हमें समझनी चाहिए, वैल्यू समझनी चाहिए। हम बातें करेंगे बाद में। सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ भाषा, हिंदी व्याकरण में भाषा। समझते हैं भाषा। सबसे बड़ा ये सवाल है, प्रश्न है, ये इधर भाषा और इधर बोली, कि ये दोनों एक ही है क्या, या फिर इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो हम अंतर पे बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है? बोली है जो मौखिक है। बात आगे समझ में? इतना ही समझेंगे हम। बोली क्या है? मौखिक है, इसकी कोई लिपि नहीं होती। और जो भाषा है ये लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, ठीक है। और इसकी एक अपनी लिपि होती है भाषा की। जैसे मैं आपको बता दूं, अपने हिंदी के अंदर लिपि होती है, वो होती है देवनागरी, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजी। अंग्रेजी में जो लिपि होती है वो होती है रोमन, ठीक है। इसके बाद में पंजाबी। पंजाबी के अंदर जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी के अंदर लिपि होती है देवनागरी, अंग्रेजी के अंदर होती है रोमन, पंजाबी के अंदर होती है गुरुमुखी। जबकि बोली के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि उसकी लिपि बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर है ना? ये स्पष्ट है? ये बात समझ में आ रही है ना आपकी? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। हिंदी के अंदर जो अपनी लिपि होती है वो होती है देवनागरी, अंग्रेजी के अंदर जो अपनी लिपि होती है उसकी होती है रोमन, और पंजाबी के अंदर होती है गुरुमुखी। और बहुत सी भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी से वाकिफ़ हैं, इसलिए मैंने 3 भाषा को आपके सामने रखा है और इनकी है जो लिपि के बारे में मैंने बात की है। बाकी भी भाषाओं की बहुत सी लिपि होती है। ये कभी नेक्स्ट वीडियो में अगर चर्चा करने का विषय रहा, अवसर मिला तो आपसे ज़रूर करूँगा, ठीक है। फिलहाल हम तीनों पे बात करते हैं। जबकि बोली में ऐसा कुछ नहीं होता, इसको हम कह सकते हैं ये एक मौखिक है। इतने से आप क्लियर कर दें, इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। स्पष्ट है कि बोली है वो क्या है? मौखिक है। ये रही मौखिक, ठीक है ना, मौखिक। तो मौखिक को आप जानते हैं। भाषा की हम बात करेंगे, उसके बाद में एक मौखिक पे भी आएंगे। यहाँ पे भी अभी अगर इसको हम अभी क्लियर करेंगे तो फिर वापस उस पर दूसरे चैप्टर में आना पड़ेगा, वापस इसी की बात दोहरानी पड़ेगी। तो मैं एक साथ इन दोनों का अगले चैप्टर में क्लियर कर दूंगा अभी। लेकिन बोली है जो मौखिक है, भाषा है जो उसकी भाषा की खुद की लिपि होती है। जैसे हिंदी एक भाषा है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी में है, अंग्रेजी की रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी में है। बात आ गई ना समझ में? अब आगे क्या है, हम कहते हैं कि भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है या नहीं? राजभाषा का मिला है, ठीक है ना, राजभाषा का मिला है अभी तक, है ना। तो ये तो आपको पता ही है। छोड़िए, अब इसको हम यहीं पे टॉपिक ख़त्म करते हैं इसका। हम आते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहते किसे हैं। तो सबसे पहले भाषा की जो उत्पत्ति हुई, भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाषा की उत्पत्ति है जो भाइयों भाष धातु से हुई है। किससे हुई है भाई? भाष धातु से हुई है। तो भाइयों ये बात है कि भाष धातु से हुई है, तो मेरे प्यारे भाइयों को पता ही होगा और बहनों को भी पता होगा कि भाष धातु है जो संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? धातु। धातु, ये धातु, इसको क्या संस्कृत में धातु कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्रिया। ये भी मेरे प्यारे प्यारे से भाइयों को, बंधुओं को, सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल, बहुत स्मार्ट हो आप। तो भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। भाष धातु है, संस्कृत में इसको धातु कहते हैं, हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। बात आ गई समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाषा है क्या? भाषा है क्या? इसको हम अगर शॉर्टकट में करना चाहें तो विचार। क्या भाई? विचार, ठीक है ना। इसकी परिभाषा मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन पहले विचार।
अब यहाँ पे भाषा की परिभाषा ले लेते हैं। भाषा की परिभाषा लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार रखता है या फिर आदान प्रदान करता है। क्या करता है भाई? आदान प्रदान करता है। इस पे भी आएंगे, लेकिन अगर देखो आप डेफिनेशन इसका पूरा देखना चाहो तो पूरा देख सकते हो कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार रखता है या फिर आदान प्रदान कर सकता है। मनुष्य, यहाँ केवल एक मनुष्य की बात नहीं हुई है, बहुत से मनुष्य की बात हुई है, ध्यान रखना। यहाँ पे 2 मनुष्य रख सकते हैं, अनेक मनुष्य रख सकते हैं। किन को रख रहे हैं? सामने वाला एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, ये यहाँ पे आपको मैं वापस समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आदान प्रदान करता है, वही क्या होता है? भाषा होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो सबसे आसान है ना कि भाषा किसको कहते हैं? विचार को कहते हैं भाई, सीधी सी बात है। क्यों इतना डेफिनेशन में जाना? विचार क्या आदान प्रदान कर रही हैं? अपने विचार आदान प्रदान कर रही हैं, बात आ गई समझ में? यानी कि ये अगर इसको हम कहना चाहें तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा ध्वन्यात्मक। क्या भाई? ध्वन्यात्मक। समझ में आ गई? ध्वन्यात्मक। यहाँ पे ए उपसर्ग लगा दूंगा, ए ध्वन्यात्मक। विचार को अगर मैं टुकड़ों के द्वारा आपको समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ विचार को दूसरे शब्दों में ए ध्वन्यात्मक कहते हैं। ए उपसर्ग लगाया यहाँ पे, ए इसका मतलब बन गया ए, यहाँ पे इसका मतलब बना ध्वनि और इसका मतलब क्या बना? आत्मक। अब वापिस समझा रहा हूं, ए उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं। ध्वनि का मतलब आवाज, आत्मक का मतलब मन या आत्मा। बात आ गई समझ में आपके? अब देखो ए का मतलब, ए उपसर्ग का मतलब सभी जानते हैं नहीं, इतना तो आपको पता ही है ना। वेरी गुड। तो ए का मतलब नहीं, ध्वनि का मतलब आवाज, आत्मक का मतलब मन या फिर आत्मा, यानी कि अपने मन की आवाज नहीं निकलती है, अपनी आत्मा की आवाज नहीं निकलती है। जैसे कि मैं अभी मन में कुछ सोच रहा हूं, मैंने अभी कुछ सोचा या आपने अभी कुछ सोचा या आप भी अभी सोच रहे होंगे, इस टॉपिक के बारे में सोच रहे होंगे, है ना। मेरे हाथ में ये डस्ट है, इसके बारे में सोच रहे होंगे, मार्कर है, इसके बारे में सोच रहे होंगे। तो मतलब ये जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपने मन के अंदर है, बाहर नहीं आ रही है, आवाज़ है जो बाहर नहीं आ रही है, इसको ही अध्वन्यात्मक कहेंगे। ये हुआ यहाँ पे डिक्लेयर। अब हम आते हैं आगे। ये तो आप समझ चुके हैं भाषा किसको कहते हैं, कौन से धातु से बना है, क्या नहीं, ठीक है। अब भाषा के प्रकार, क्या भाई? भाषा के प्रकार कितने प्रकार की है जो भाषा होती है? मुख्य तौर पर आपको बहुत सी पुस्तकों के अंदर 2 प्रकार मिलेंगे, ध्यान रखना, लिखित और मौखिक। ये 2 प्रकार की है जो भाषा आपको मिलेगी। कि भाषा कितने प्रकार की होती है भाई? एक तो लिखित और एक होती है मौखिक। 2 प्रकार की ही भाषा मिलेगी, ठीक है ना। बात आई समझ में? लेकिन तीसरी भी होती है इसका, वो होती है सांकेतिक। क्या होती है भाई? सांकेतिक। अब इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। देखो लिखित क्या है? लिखकर। क्या है? लिखकर। लिखकर, ठीक है। मौखिक है बोलकर, और सांकेतिक है इशारा या संकेत, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो लिखित, लिखकर भाषा का आदान प्रदान किया है। सामने वाला जो जानेगा इसके विचार, वो भी मैं डेफिनेशन में समझाऊंगा आपको, तो वो क्या जानेगा? पढ़कर।
ठीक है। बोलकर, मौखिक के अंदर हम बोलकर विचार प्रकट करेंगे। सामने वाला है जो हमारे विचार जानेगा वो सुनकर। सांकेतिक है वो है संकेत, इशारा। ठीक है। अब जैसे देखिए, एक नंबर है हमारा लिखित, यानी कि लिखित के अंदर हम क्या करेंगे, राम ने पत्र लिखा। पत्र लिखा, कहां लिखा, घर के लिए। ठीक है ना। राम कहां रह रहा है, छात्रावास के अंदर रह रहा है। इसने अपना पत्र लिखा घर के लिए। तो पत्र ने मतलब पत्र को लिख दिया राम ने, यानी कि अपने विचार है लिख करके प्रकट कर दिया। जब घर वाले जब उस पत्र को खोलेंगे और उनके राम के विचार जानेंगे कि राम कैसा है कैसा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा, पत्र को। यानी कि राम के विचार जानने के लिए, राम के पत्र में दिए गए विचारों को जानने के लिए यहाँ पे घर वाले हैं जो उनका पढ़ करके क्या करेंगे, विचार को जानेंगे। आगे बात समझ में आपके, वेरी गुड। अभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मौखिक का तो आपको पता ही होगा ना पता, मौखिक। तो प्यारे बंधुओं, मौखिक है जो बोलकर सुनकर। जैसे वक्ता है, क्या करता है, बोलता है। क्या करता है, बोलकर बोलता है। ठीक है ना। और जो सामने जो दृश्यक होते हैं वो क्या करते हैं, सुनते हैं। यानी कि वक्ता के विचार जानने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अब जैसे देख लीजिए, मोबाइल फोन, आपने बात की, आप अपने विचार रख रहे हो, सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला व्यक्ति है, वो आपके विचारों को कैसे जानेगा, देख करके नहीं। आपके विचार वो जानेगा आपकी बात को सुन करके। तो ये हुआ मौखिक। आगे ना बात समझ में, ये लीजिए। अब हाँ, अभी मौखिक में माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए, मैंने आपको बताया था बोली के अंदर कि बोली के अंदर क्या है, मौखिक समझ लीजिए। तो बोली के अंदर मौखिक क्यों समझेंगे, क्योंकि बोली है जो ना तो लिखी जाती है ना पढ़ी जाती है, इसलिए। यानी कि वो भाषा का सही मूल रूप नहीं होता है। बात आ गई ना समझ में, मूल रूप नहीं होता है। यानी कि वो सिर्फ एक मान लीजिए कि उसको बस वक्ता बोलता है और सुनता है, यानी कि लिखी और मतलब बोली नहीं जाती है, ज़्यादा इतनी लिखी नहीं जाती है। इसलिए वो लिखित और सांकेतिक इतनी, मतलब सांकेतिक तो हो सकती है बोली, लेकिन लिखित नहीं होती है, इसलिए उसको मौखिक ही कहेंगे। तो ये यहाँ पे आप इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि बोली क्या होती है। और भाषा को लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, बोली को लिखा और पढ़ा नहीं जाता। ये तो रही ये बात। अब है सांकेतिक। तो भाई सांकेतिक क्या है, सांकेतिक इशारा संकेत। वापस मैं आपको बता रहा हूं, आपने टीवी में ऐसे कार्यक्रम देखे होंगे जिसके अंदर क्या है कि ऐसे इशारों से समझाया जाता है। एक तरफ बुलेटिन चलता है और दूसरी तरफ दूसरे फ्रेम में उसको समझाया जाता है इशारों से, ऐसे समझाया जाता है। वो किसके लिए, जो मूक दर्शक होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, समझ में आई ना बात, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। संकेतों के द्वारा उनको समझाया जाता है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। दूसरा ये है, जैसे छोटा बच्चा है वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक बच्चा बनाया, ये क्या है, अपनी भाषा को समझ नहीं पाएगा, सुन सकता है, समझ नहीं पाएगा, ना बोल पाएगा। इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, उस बच्चे को क्या कहेंगे, अरे देख वो लेके आ, तो वो अपने आप वो चीज़ लेके आ जाएगा जिस तरफ हम इशारा करेंगे, यानी कि सांकेतिक भाषा। बात आ गई ना समझ में, बिल्कुल सही है। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाषा के प्रकार, वापस लिखित, मौखिक, सांकेतिक। बात आ गई ना समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं भाषा की इकाई के बारे में। क्या बात करते हैं भाई, भाषा की इकाई के बारे में। तो इकाई में सबसे पहले आएगा ध्वनि, उसके बाद में आएगा वर्ण, और उसके बाद में आएगा शब्द, और उसके बाद में आएगा पद, और उसके बाद में आएगा वाक्य। यानी कि भाषा की जो इकाई है वो 5 प्रकार की होती है। 1 ध्वनि, 2 वर्ण, 3 शब्द, 4 पद और 5 वाक्य। अब ध्वनि के बारे में हम जानेंगे। ध्वनि क्या है,
ध्वनि क्या है? आवाज। क्या है? आवाज। जैसे मान लीजिए मैंने कै बोला, से बोला, टे बोला, ये क्या है? आवाज हो गई और ये ध्वनि का एक रूप हो गया। अब वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं? जैसे यही ले लीजिए, कै, से, दे, पे, है। इसको अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, इसको अगर हम वर्णित करना चाहें, वर्णन करना चाहें इसका, तो ये है कि वह वर्ण जिसका कोई टुकड़ा न हो, या वह अक्षर जिसका कोई टुकड़ा न होता हो। इसका क्या टुकड़ा होगा बताओ? कै का कोई टुकड़ा होगा ही नहीं, से का कोई टुकड़ा होगा ही नहीं, दे का कोई टुकड़ा होगा नहीं, पे का कोई टुकड़ा होगा नहीं, ये अपने आप में एक है, तो इसका क्या टुकड़ा होगा? यानी कि इसका आधा भी नहीं हो सकता, इसका टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये वर्ण है, अक्षर को वर्ण कहते हैं। बात आ गई ना समझ में? बस बात खत्म। अब आते हैं शब्द पे। वर्ण के सहयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए कै प्लस ले प्लस मैं। अब इनको मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है, मैंने टुकड़ों में इसको यहाँ पे रख दिया, लकम या फिर मक्कल। कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो यानी कि अर्थ ही नहीं है, लेकिन है तीनों में ये वर्ण। ले इसमें है, इसमें है, कै इसमें है, इसमें है, मैं इसमें भी है, ये तीनों, ये जिसके ये वर्ण है सारे के सारे इसके अंदर है, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं है। यानी कि सार्थक शब्द, इसका मतलब क्या होता है? सार्थक शब्द। किसी भी शब्दों का, यानी कि किसी भी शब्द का सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब भाई मेरे प्यारे प्यारे से भाइयों, सार्थक का मतलब तो आप समझते हैं ना, है ना? जैसे ए उपसर्ग लगाया तो उसका मतलब क्या बना? नहीं, है ना? वहाँ पे लगाया था ना, इसलिए यहाँ पे सार्थक यानी कि से मतलब साथ में। बात आ गई ना समझ में? तो अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अर्थ कैसे निकलेगा? कलम, क्या निकला? कलम। फिर कमल, सार्थक शब्द है ना ये, लेकिन ये इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है ना? इनका सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो देखो वर्ण वही है, इसमें भी वही वर्ण है, कै प्लस ले प्लस में, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इनका कोई अर्थ ही नहीं है। लकम, व्हाट इज दिस? क्या चीज़ है ये लकम? मकल क्या है ये? हमने आज तक नहीं सुना, इसका कोई अर्थ नहीं है। समझ में आ गई ना बात? कलम अर्थ है इसका, सार्थक शब्द है ये, तो इसको गुड किया। कमल सार्थक शब्द है ये, तो इसको गुड किया। यानी कि शब्द वह जिसका कोई सार्थक शब्द हो, अर्थ निकलता हो उसका कोई ना कोई। बात आ गई समझ में? अब आते हैं, नेक्स्ट आता है पद। पद के बारे में हम इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पद के बारे में पिछले कई सालों से जो एग्ज़ाम के बारे में नहीं पूछा जाता है, और इस पर ज़्यादा हम मेंटली टॉर्चर नहीं होना चाहेंगे, और न मैं आपको करना चाहूँगा। फिर भी छोटी सी बात कह देते हैं। जैसे राम ने लता से कहा कटोरी को लाओ। यानी कि यहाँ पे ने, से और को। राम ने लता से कहा कटोरी को लाओ, तो ये अपने आप में एक पद है। आप अच्छी भली भांति से इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार के हैं जो पद होते हैं। पद पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में वर्ण विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, इन पर आएंगे, तब हम इन पद की जो बात करेंगे, जहाँ पे उचित समय आया वहाँ पे जरूर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही समझेंगे, और आज इसके जड़ों में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इसकी कोई भी टीचर इसको इतना सीरियसली नहीं लेता। यानी कि वो तो मैं 5 करवा रहा हूँ, कुछ तो आपको इकाई है जो 4 ही करवाएंगे, पद को करवाएंगे नहीं। ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य 4 ही इकाई कराएंगे, ठीक है ना? तो पद को वैसे भी मैंने समझा दिया है आपको, तो आप समझ लेना इसको। नेक्स्ट में इसमें पद के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। अब आते हैं वाक्य। वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्दों के मेल से होता है, आपको पता है। शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे वाक्य, जैसे वाक्य मैंने लगाया, राम आज मेरे साथ घर पर चलो। वाक्य, राम आज मेरे साथ घर पर चलो। इसमें भी सार्थक कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर यहाँ पे लिखना आज
राम साथ घर पर मेरे चलो, यानी कि ये थोड़ा सा ऊट पटांग सा लग रहा है। आज राम साथ घर पर मेरे चलो, यानी कि इतना पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और इसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ रहा है। देखो, राम आज मेरे साथ घर पर चलो, समझ में आई ना बात। ये वाक्य यानी कि भाषा का जो निर्माण है ना वो इकाइयों पे ही होता है। एक बात को आप ध्यान से समझ लें, इकाई ही है जो भाषा को बनाते हैं, है ना। ठीक है, अब इस चैप्टर को मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। अभी हम बात करेंगे वापस से एक बार कि भाषा कितने प्रकार की होती है। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, मौखिक, भूलना मत भाई, लिखित, सांकेतिक, बिल्कुल भी भूलना मत, ध्यान रखना। मौखिक, लिखित, सांकेतिक, यानी कि अब इसको रिवर्स गियर में, बैक गियर में मैं चलाना चाहूँगा गाड़ी को। अब देखिए कैसे आप किस प्रकार से समझते हैं, मैं उसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। छोटा बच्चा होता है, उल्टा चलेंगे। अब छोटा बच्चा होता है वो क्या है, हमारे संकेतों के माध्यम से समझता है कि कौन से संकेत किसकी ओर कर रहे हैं। जैसे कहेंगे वो लेके आओ तो वो लेके आता है, या इधर आ भाग के आ, ओले 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 छोटा बाबू, ओले कमोन कमोन बेबी कमोन, ऐसे करेंगे तो वो आएगा, भाग के आएगा। उसको पता चलेगा कि ये जो संकेत हैं वो उसको प्यार दुलार के संकेत हैं। बात आई ना समझ में। वो अपनी भाषा को नहीं समझ पा रहा है ना। अब उसको कहेंगे अरे वहाँ मत जाना, वहाँ पे ये है, तो वो अपनी हाव यानी कि अपने जो संकेत हैं, अपने एक्सप्रेशन देख करके वो क्या है, सहज जाएगा, डर जाएगा। तो इसलिए उसको अपनी भाषा का पता नहीं है, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से, अपने संकेतों के माध्यम से वो डर जाता है, रुक जाता है बच्चा। ये आपने भी नोट किया होगा। ये जी, ये छोटे बच्चे से हम करते हैं शुरुआत। यहाँ पे ये छोटा बच्चा, ठीक है। इसके बाद में वो बच्चा है, घर से जाता है विद्यालय, स्कूल जाता है, वहाँ पे सीखता है कुछ कै से टे, ये सब सीखता है। यानी कि अब हम प्रवेश करते हैं लिखित के अंदर। तो लिखित के अंदर वो क्या करता है, लिखना जानता है, ठीक है ना। लिखना जानता है और लिखने के साथ साथ पढ़ना जानता है बच्चा। और उसके बाद में वो इतना मैच्योर हो जाता है, बड़ा बड़ा होते होते इतना हो जाता है कि मौखिक में भी वो अपन को अव्वल ठहराता है। यानी कि मौखिक के अंदर भी वो अपनी भाषा को बोल पाता है, वो अपने विचार है जो मौखिक रूप से रख पाता है। रिवर्स गियर में चले। अब आप समझ गए होंगे, छोटे बच्चे से शुरुआत की थी। छोटा बच्चा संकेतों के माध्यम से समझता है, हम संकेतों के माध्यम से उसको समझाते हैं। उसके बाद में वो स्कूल में जाता है, स्कूल में क ख ग ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग ए ये वगैरह सीखता है। भाषा क्या है, भाषा क्या, छोटा छोटा वो ज्ञान लेता है। उसके बाद में वो लिखना जानता है और उसके बाद में लिखे हुए को वो पढ़ना जानता है। ये सब क्लियर हो जाता है, सब टॉपिक खत्म हो जाता है, तब वो 7वीं 8वीं में 5वीं 6वीं में आने लग जाता है। इसके बाद में वो मौखिक में चला जाता है, यानी कि वो अपने विचार है जो बिना पढ़े और बिना लिखे भी व्यक्त कर सकता है, यानी कि वो बोल पाता है। बात आ गई ना समझ में। तो ये रही इसकी बात। अब वापस मैं आपको उसी ओर ले जाना चाहता हूँ कि बोली और भाषा। वापस देखो, मैं वापस अपने कंटेंट को दोहरा रहा हूँ। बोली और भाषा, भाषा मैंने आपको बता दिया, उसकी एक लिपि होती है, बोली की है जो कोई लिपि नहीं होती है। वापस दोहरा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान रखना। हिंदी की देवनागरी, ध्यान रख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन में। फिर आता है अंग्रेजी, रोमन, और फिर आता है पंजाबी, गुरुमुखी। तो यानी कि इनकी जो लिपियां होती है अपनी भाषा की, है ना, ये सब भाषा है। अंग्रेजी भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है ना। लिखित है, समझ में आया ना, लिख भी सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बोली को लिख नहीं सकते, वो केवल मौखिक होती है। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हैं। भाषा पर बात हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये बताया नहीं कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा की परिभाषा तो आपने दी नहीं। अब पीछे क्या रह गया बताओ, पीछे रह क्या गया? फिर भी रह गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से
मनुष्य अपने विचार आदान प्रदान करता है। आगे बात समझ में, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार आदान प्रदान करता है। बस यही था। तो आज के अंक में इतना ही। अब इसको लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। भाषा को हम कितना मतलब खींचेंगे लंबा, है ना। तो ये आज के अंक में इतना ही भाषा। और आपको बता दूं, प्रकाश जी के ग्रुप पे अलग अलग फैकल्टी है जो अपने वीडियोस लेके आ रही है। हिंदी के तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो मुझे अपनी राय है जो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मुझे सीखने में बड़ा आनंद मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बता सकते हैं कि सर आपने ये करवाया, हमें समझ में नहीं आया, या कुछ और तरीका अच्छा बताओ, या फिर किस तरीके से मैं आपको करवाऊँ, वो आप अपनी राय जरूर ना। मैं आपकी राय का स्वागत करूँगा और उस पर अमल भी करूँगा। तो यहाँ प्रकाश जी के ग्रुप का टाइम टेबल है, बहुत जल्दी निर्धारित कर दिया जाएगा कि कौन सी समय में कौन सी क्लास आएगी। तो आप यार एक बात देखो, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? कि ताकि आपका भला हो सके, आपके भाइयों का भला हो सके। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा। अभी शेयर के बटन पर जाइएगा, ध्यान रखना। अभी वीडियो क्लोज हो जाए, शेयर के बटन पर जाइए। शेयर कम से कम अपने 2 साथियों के साथ शेयर करें, उनको भी तो ज़रूरत हो सकती है। और हमारा हौसला बढ़ता है, यानी कि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं ना, तो हमारा हौसला बढ़ता है। बाकी हमें पैसे वैसे कहाँ मिलते हैं, आप भी पता है, मेहनत कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो इस मेहनत का सिर्फ आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। प्रकाश जी के ग्रुप बहुत जल्दी आपको टाइम टेबल दे देगा कि कौन से टाइम पे कौन सी क्लास है जो आएगी। तो आप इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्रकाश जी के ग्रुप से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।